तो ये आप एक कष्ट करो कि ये वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई तो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो। आपके कॉलेज ग्रुप जो भी बना हो, फ्रेंड्स ग्रुप जो भी बना हो, उसमें शेयर जरूर कर दीजिए इस ग्रुप को, ठीक है, ताकि उससे मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो सके और आपका भी बहुत सारा फ़ायदा हो सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सभी यूनिवर्सिटी ने अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिए। कई सारे यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जैसे DDU वगैरह में तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो गए हैं और 21-22 से होने वाले थे उसमें, और कई सारे यूनिवर्सिटी में भी टाइम टेबल नहीं आए हैं, लेकिन लास्ट नवंबर तक सबके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो BSc थर्ड सेमेस्टर का आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो इस वीडियो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है, देख लो ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है केमिस्ट्री का, और ये पेपर हम बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे पास, ठीक है, उसके क्वेश्चंस, उसमें ऐसे क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाए हैं जो बहुत कई बार रिपीट होके आए हैं। मतलब 7-8 साल का मेरे पास पेपर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो उन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि जो कई सारे बार रिपीट होके आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और उनके सॉल्यूशन भी। तो ये पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सारे यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट होके आए हैं। देखो पेपर ही है मेरे पास, तो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे हैं। 7-8 साल के पेपर में 8 बार ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the effect of concentration on the rate of reaction? चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका आंसर भी बताएंगे आपको, ठीक है। चलो तो ये था पहला क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये है कि हिंदी में भी बता दे रहे हैं जिन बच्चों को हिंदी में जानना है, तो अभिक्रिया की दर पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कोई भी रिएक्शन है तो उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक बात जान लो, यहाँ पे सिर्फ हम आंसर डिस्कस करेंगे, जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम सबके नज़दीक आ गए, और बहुत ज़्यादा भी मत पढ़ो इस टाइम, सिर्फ वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नॉलेज लेना तो एग्ज़ाम के बाद देखिएगा, लेकिन अभी सिर्फ आप एग्ज़ाम पे फोकस करिए। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि क्या पूछा है, रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ये होगा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन का उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन किसका, यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करी जा रही है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है किसका, रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बस इतना समझो कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, मतलब कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसका आंसर। चलो तो ये लिख दिए आंसर इसलिए हम पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर लिख के आपको समझाते रह रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो देखो हमने पहले ही बताया क्या कि कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा रिएक्टेंट का उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जनरली हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जनरली हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा है ना, उसको भी यहाँ की इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश इतने ईजी तरीके से लिखा रहता है कि दोनों लैंग्वेज वाले बच्चे समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आप लोग को लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, वही लाइन बार बार रिपीट की गई है, बस ऐसा है कि थोड़ा अलग चीज़ बताने की कोशिश किया गया है।
ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है किसके इंक्रीज करने से, कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से, ठीक है। इसमें था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा चीज़ ऐसे हम बता रहे हैं ना, जैसे आपको लिखने का तरीका भी पता चला कितना इजी चीज़ लिखा गया यहाँ पे। ऐसे आप लोग एग्जाम में हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन में कर सकते हो। देखो थोड़ा सा यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, मतलब बस आप लोग याद कर लो, ठीक है, बहुत इजी याद हो जाएगी। When the concentration of reactants is increased, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है, देयर आर मोर रिएक्टेंट, मतलब जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम, मतलब क्या होंगे, जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल के नंबर भी बढ़ेंगे। दिस लीड टू द मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन बिटवीन। अब देखो नंबर बढ़े ना, कंसंट्रेशन बढ़ा तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो क्या होगा, जितने पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा हो जाएंगे और फिर एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, वो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा उसमें, तो क्या होगा, तो रिएक्शन उसी को तो कोलिजन को रिएक्शन कहते हैं। जितने जल्दी टकराएंगे उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितना कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, ठीक। तो आई होप कितना समझ में आया होगा। और एक चीज़ और जान लो कि हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं कि बीएससी की कॉपी कैसे लिखें, तो अगर आप लोग पता है या ना किसी भी सेमेस्टर में तो वो जल्दी से जाके देख लो आप लोग, ठीक है, कि बीएससी की कॉपी कैसे लिखें। ये देखो कितने नंबर का ये एक लाइन का क्वेश्चन था ना, एक लाइन का इसका आंसर भी था, कौन सा, यही आप चाहते तो लिख सकते। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जनरली हैज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, एक लाइन लिख सकते। लेकिन एक लाइन में बीएससी में आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है, ये बात बता दें आपको। तो ये आप पहले जाकर वो वाला देख लो कि बीएससी की कॉपी कैसे लिखें, वो वहाँ से सब कुछ आपको क्लियर पता चलेगा, कितने लाइन में आंसर लिखें, कितने पेज में लिखें, ये सब, ठीक है। ये शॉर्ट में पूछा जाएगा तो शॉर्ट में आप इतना लिखोगे तो बहुत है, क्योंकि शॉर्ट आपको 100 वर्ड्स में लिखने को आते हैं। एक लाइन लिखोगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा आपको, आधा भी नंबर नहीं मिलेगा, तो इतना लिखना पड़ता है शॉर्ट में, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल से है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं ना, तो देखो वो क्या है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ये है सेकंड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है आपका, तो ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो यही है, कुछ क्या होंगे उसके, यहाँ जो वैल्यू दिए होंगे वो चेंज हो सकते हैं आपकी एग्जाम में, तो ये बहुत अच्छी तरीके से देखो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 66 मिनट, कैलकुलेट द टाइम फॉर रिएक्शन ऑफ 90% कंप्लीट। देखो इसका मतलब ये है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका हाफ लाइफ टाइम दिया गया है, मतलब आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है 66 मिनट्स में, ठीक है। तो वो रिएक्शन पूरा कब कंप्लीट होगा, 90% कब कंप्लीट होगा, तो उसके बारे में बताना है। पूरा करना है 90% कब कंप्लीट होगा तो उसका टाइम बताना है। देखो सबसे पहले रिएक्शन वो न्यूमेरिकल करते टाइम सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, हाफ लाइफ टाइम गिवन है ना, तो मतलब टी हाफ गिवन है, टी हाफ कितना है 66 मिनट, ठीक है। टी हाफ गिवन है 66 मिनट, और क्या है रिएक्शन कंप्लीट, और हमको टाइम पूछना है, टाइम बताना है, ठीक है। अब कंप्लीट टाइम बताना है इसका। अब टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टी बताना है कितना 90% कंप्लीट कब हो रहा है तो उसका टाइम बताना है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 का फॉर्मूला होता है क्या 0.693/K, ठीक है, 0.693/K। अब इस T का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो कंप्लीट T बताना है इसका फॉर्मूला होता है 2.303, ध्यान से देखना, अपॉन K log 10 बेस रहता है यहाँ पे A/A-X, ठीक है। अब ये A/A-X कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है जब रिएक्टेंट जब इनिशियल टाइम मतलब 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ रहता है, ये तब का कंसंट्रेशन है A, ठीक है। और A-X जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया रहता है तब का कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होने का कंसंट्रेशन ये समझ में आ गया आपको, तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद था तो आज के पहले क्या कर रहे थे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखो टी हाफ का वैल्यू, अब यहाँ पे टी हम लोग को फाइंड करना है, टी का जो टाइम है हम लोग का टी का ये है क्या फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखो सिर्फ हमको यही फॉर्मूला याद है, ठीक है। ये फॉर्मूले पे हम लोग को वैल्यू सारे पुट करने हैं,
तो ये सारे तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो के है ना, के आपको पता नहीं है, तो के नहीं पता है तो क्या करना है, यहाँ से आप पता कर लोगे कि टी हाफ का वैल्यू इतना होता है। अब टी हाफ का वैल्यू दे चुका है, ठीक है, टी हाफ का वैल्यू कितना है, टी हाफ का 66 मिनट है, इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, के की वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा 0.693 अपॉन 66। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब के देखो यहाँ पे के है, के आ गया ना, अब क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं। अब ये वाला के की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो आपका जितना भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, टाइम होगा 90% कंप्लीट करने के लिए, ठीक। अब देखो सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी आपके लिए। अब इस वैल्यू पे इस इक्वेशन पे आपको के की वैल्यू पुट करनी है, तो टी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू देखो 0.693 अपॉन 66। अगर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.0105, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू इतनी आएगी 0.0105। तो के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे 0.0105, ठीक है। अब ये हो गया। अब लॉग क्या है, लॉग बेस 10 है। अब a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग। देखो अगर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है, इनिशियल a वाला जो है इनिशियल टाइम बोलते हैं हम लोग, मतलब स्टार्टिंग में कितना कंसंट्रेशन था, तो स्टार्टिंग में कितना कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो स्टार्ट नहीं हुआ तब कितना रहेगा। किसी भी चीज़ को अगर हम परसेंटेज में दे रहे हैं तो टोटल हम लोग कितना मानते हैं, हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखो a माइनस एक्स, अब x जो आपका दिया है ना, ये x ये है, ठीक है, x 90% है, मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्टिंग में तो इतना था 100 था, ठीक है 100। अब 100 मॉलिक्यूल थे, मानो 100 मॉलिक्यूल थे। अब 100 मॉलिक्यूल थे, अब रिएक्शन हो रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल के बाद क्या होंगे, 100 मॉलिक्यूल के बाद 100 मॉलिक्यूल का 90% का रिएक्शन हो चुका है, 100 मॉलिक्यूल का 90% रिएक्शन हो चुका है। तो 100 का 90% कितना आएगा, 100 का 90% तो 90 ही होता है ना, तो 90 होगा। अब देखो यहाँ पे a कितना था, a 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x ये है, x कितना दिया है 90%। अब 90% किसका, 100 का 90%, तो 100 का 90% कितना होगा, यहाँ होगा -90, ठीक है। इतना आई होप कि समझ में आ रहा हो ये कहाँ से आया। ये है मतलब कोई भी चीज़ हम लोग अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज हम लोग टोटल मानते हैं। ये ए का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तब कंसंट्रेशन कितना था, 100 था। ये हम लोग अपने पास से मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में कुछ भी करना होता है तो टोटल कितने का होता है 100% का। अब उसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो इतने यहाँ से ये दोनों आया है। अब फिर टी यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्या, 2.303 अपॉन 0.0105, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग बेस 10 करेंगे, यहाँ पे 100 अपॉन कितना होगा, 10 होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो t इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे 2.303 अपॉन 0.0105 लॉग 10। अब यहाँ पे इसको कट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कट करोगे तो 10 आएगा, लॉग बेस 10 का 10, ठीक है, कितना होगा। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं कितना होगा, जितना भी होगा यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये वैल्यू दिख रही है लॉग 10, लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक। तो यहाँ पे सेम हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखो यही वाला है 2.303 अपॉन क्या है 0.0105, ठीक। अब इसका लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 2.303 अपॉन 0.0105। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 10 इक्वल टू 1, ठीक है। ये याद रखना, log 10, log 1, log 2, log 10, log 2, log 4, log 8, इन सब की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसकी 1 होती है तो इसका मान लो 1 है, कोई लिखने की बात नहीं है।
अब ये है इसका टाइम, ठीक है। अब इसका टाइम कैलकुलेट करो कितना आएगा इसका टाइम। इसका टाइम आना चाहिए 219.33, यही होगा इसका, क्या होगा इसका टाइम होगा, ठीक है। तो इसका टाइम कितने में आएगा, मिनट में, ठीक। तो ये था ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप कि समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट कंप्लीट हुए, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम Cr+2n। तो Cr+2n का हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको किसी भी एलिमेंट का पूछा जा सकता है। यहाँ पे Cr2 का पूछा गया है, तो आप लोग यही मेथड रहता है फाइंड करने का। तो ठीक, तो फॉर्मूला उसका एक ही रहता है, μ=√n+2, ठीक है। तो फॉर्मूला वो रहता है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है वो बताएंगे यहाँ पे। कोई भी आपको यहाँ पे Cr का दिया, आपको कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है, क्रोमियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम वगैरह कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे पहले इसका हिंदी भी, जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो सुन लो। Cr+2n के स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है। तो हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, हिंदी पढ़ दे रहे हैं पेपर से, ठीक। तो चलो देखते हैं इसका क्या तरीका होता है फाइंड करने का। पेपर पहले नीचे रख देते हैं। तो ये 2 स्टेप होता है इसको फाइंड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे किसका, Cr2+n का। अब एक चीज़ और देखो, क्या देखो, नॉर्मल जो मॉलिक्यूल रहता है Cr न्यूट्रल जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है, 24। तो अब Cr का तो 24 होता है, तो 24 होने के लिए क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। आर्गन पता है ना आपको, आर्गन का 18 होता है। आर्गन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बात करें अगर, तो Ar, ठीक है। अब इसके बाद 3d5 और 4s1, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का, ठीक है। तो इसका ये होगा। लेकिन अब हमको Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, तो कैसे होगा। अब Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाएंगे। अरे तभी तो 2 रिमूव होंगे तो प्लस साइन आएगा। तो हाँ, समझ में आ रहा है आपको भी। देखो Ar, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसमें से उड़ाओगे आप लोग, किसमें से निकालोगे, सबसे पहले लास्ट वाले में से निकालते हैं। तो 4s1 का एक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 4s1 का एक गायब हो गया, तो क्या बचा, 4s1 का एक गायब हुआ, ठीक है। तो एक और गायब होना है, तो 3d4। तो ये रहा आपका, ये क्या है, ये रहा आपका Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Ar और 3d4, ठीक। तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप में, स्टेप सेकंड में क्या करना होता है, स्टेप सेकंड में फाइंड करना होता है, फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, Cr+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे। देखो यहाँ पे ये 3d है ना, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3d में कितने होंगे, 5 होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से नोट करो, इसमें 5 होते हैं, 5, ठीक है, 5 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, 4 है ना Cr+2 में। तो कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4। देखो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। अब इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्या करना, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। इसी से आपका एक फार्मूला, किसका फार्मूला, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला हो जाता है आपका √n और फिर ब्रैकेट n+2। तो यही होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू अच्छे से बना लेना, ठीक है। म्यू से डिनोट करते हैं n+2। अब क्या करना है, कुछ भी मत करो, क्या करो, बस 4 का वैल्यू इसमें पुट कर दो। यहाँ है 4, यहाँ है 4+2, ठीक है।
कितना करोगे, ये रहा 4, ये रहा 6, म्यू इक्वल टू कितना होगा ये। अब √24 की वैल्यू कितनी होती है, √24 की वैल्यू होती है 4.9, ठीक है 4.9 ये होती है √ की वैल्यू। अब इसका देखो ये है मैग्नेटिक मोमेंट किसका, ये है मैग्नेटिक मोमेंट Cr+2n का। अब इसका जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटिज्म कहते हैं, बोर मैग्नेटिज्म, Bm से डिनोट करते हैं, बोर मैग्नेटिज्म। तो ये था, बताओ इजी था कि हार्ड था। अब इसी से कोई भी एलिमेंट का आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली। पहला क्या स्टेप होता है, पहला स्टेप ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के बाद उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। अब क्यों फाइंड करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब क्यों फाइंड करोगे, सबसे पहले तो आप लोग ये फॉर्मूला रट लेना, ठीक है, ये देख लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फॉर्मूला ये रट लो, ठीक है। म्यू n+2, तो n+2 ये सब फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये है, तो ये इसमें से n निकालने के लिए n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता कर पाओगे तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता कर पाओगे। इसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलते ही ये फॉर्मूले पे पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ शॉर्ट डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं आपके कौन कौन से और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और देखना पक्का आपके एग्जाम में रहेगा। भले ही ये वाला यही सेम टू सेम टॉपिक ना रहे, लेकिन यही कंपाउंड ना रहे, लेकिन कोई भी कंपाउंड रहे, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखो क्या है कि आपको बताना है कि इन जितने भी पेयर्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में ये एक एक पेयर हैं, ठीक है। इन पेयर में कौन से आइसोमेरिज्म है, ठीक, जो आइसोमेरिज्म आप लोग बहुत टाइप के पढ़े होंगे, तो उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो पहला वाला देखते हैं कि कौन सा आइसोमेरिज्म है। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा है, आपको बहुत ध्यान से देखना ये बात, सब कुछ आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। CO NH3, यहाँ पे 5 NH3 पे 5 है, ये ध्यान रखिएगा, NH3 पे 5 है, BrSO4। अब एक चीज़ और देखो, बस डिफरेंस कहाँ है, ये Br है, ये SO4 है, ये BrSO4 है। अब एक चीज़ देखो कि अगर कंपाउंड सारे कुछ सेम है, अगर ये जो हैं क्या है, जो आयन है अंदर और बाहर Br और SO4, अगर दोनों इसमें अगर दो आपको पेयर दिख रहा है, एक पेयर दिख रहा है, तो एक पेयर में अगर ये जो आयन्स हैं, एक दो आयन्स हैं, इसमें भी 2 आयन्स हैं, इसमें भी, ठीक है। तो अगर आयन एक दूसरे से सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, सिर्फ अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। देखो ये पोजीशन, ये वाला Br अंदर है तो यहाँ वाला Br बाहर है, ठीक है, सारा कुछ सेम है, बस Br ये आयन जो है वो अपने पोजीशन को चेंज किए, ठीक है। अब जब दोनों आयन्स अपने पोजीशन को चेंज कर दे रहे हैं तो उसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक। अब कैसे लिखोगे, सिर्फ एग्जाम में आपको यही नहीं लिख देना है कि इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है और इसमें क्या है, देखा जाएगा अभी कौन सा आइसोमेरिज्म है। अभी इसको लिखने के लिए आपको बीएससी के एग्ज़ाम में आ गए, आप लोग बीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सिर्फ आयोनाइजेशन मत लिखना, सिर्फ क्या लिखो, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे देना कि क्यों इसमें आयोनाइजेशन है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में आपको साफ साफ दिखा है कि आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो 100 वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, सिर्फ आयोनाइजेशन ये लिख दोगे तो काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, दिमाग उसका घुमा एग्जामिनर का, तो वो 1 नंबर भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्यों है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसलिए है क्योंकि क्या लिखोगे, लिख के बताते हैं, व्हेन द आयन inside the complex and outside, इधर दूसरा वाला देखते हैं, when the ion inside the complex and outside exchange their position, outside the complex exchange their places,
द कॉम्प्लेक्स आर known as ionization isomerism। ठीक है, समझ में आ गया ना कि इतना आपको ज़रूर लिख देना है कि आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा तो क्यों होगा, क्योंकि जब कोई भी आयन अगर अंदर और बाहर वाले आयन हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपना, तो उन्हीं को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जरूर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट ये वाला देखो क्या कहते हैं, CONH3 5 ONO। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये अंदर वाला जो ग्रुप है ना, ये अंदर वाला ही ग्रुप क्या है, अलग है थोड़ा सा। देखो CONH3 का 5 CONH3 का होल 5। अब यहाँ पे Cl2 बाहर है, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं किया है। यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल नहीं होगा। तब क्या होगा, देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस ये अंदर का जो ये है ना ग्रुप बस चेंज हुआ है, अंदर का आयन बस चेंज हुआ है। तो एक आयन बस चेंज होता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, सारा कुछ सेम है, बस एक ही आयन। देखो सारा कुछ सेम है, बस जो लिगेंड सब सेम है। अब लिगेंड सेम होने के बाद ये जो है वो दो डिफरेंट आयन से जुड़े हुए हैं, सारा कुछ सेम ही है ना। CONH3 का होल 5 CONH3 का होल 5, यहाँ बाहर CO2 है, बाहर Cl2 है, बस ये आयन जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें ऐसा होगा, सब कुछ सेम होने के बाद बस एक आयन डिफरेंट होता है, उसको कहते हैं हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंकेज ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसके लिए क्या लिखोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसा है, इसमें भी लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बिना सिर्फ एक लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखने से काम नहीं चलेगा। तो क्या लिखोगे, यहाँ देख लो क्या लिखोगे, व्हेन सेम लिगेंड्स आर अटैच्ड टू two different ions are called, क्या कहते हैं उसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। आयोनाइजेशन कब होगा, लिंकेज कब होगा, ठीक है, इतना दोनों आपको समझ में आया है, आई थिंक सो। ठीक, तो ऐसे आप लोग एक्सप्लेनेशन भी जरूर दीजिएगा एग्जाम में, बस ये नहीं कि बस लिंकेज लिख दोगे और वो लिख दोगे। अच्छा ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है, ONO कौन सा ग्रुप है, आपको ये दिखने को सेम दिख रहा होगा कि इसमें एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है 2, लेकिन ग्रुप का नाम बता सकते हो क्या आप लोग, ये तो बच्चा बता देगा कौन सा नाइट्रो ग्रुप है, NO2 को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। ये ONO का नाम बता सकते हो, नहीं बताओगे, हमें पता है नहीं बताओगे, तुम लोग बहुत होशियार हो। क्या होगा, ये होता है ONO को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिटो ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें हमने बताया कि इसमें सबसे हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल गया, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंट है। ठीक, चलो तो ये वाला भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, वो पहले जैसे ये फॉर्मूला वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20% कम्प्लीट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 20% कम्प्लीट होता है 10 मिनट में। ठीक है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कम्प्लीट, मतलब 20% 10 मिनट में कंप्लीट होता है, तो कितना टाइम में हम लोग 75% कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बारे में बताना है। देखो हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे बस टाइम दिया है। तो पहला केस क्या दिया है, 20% हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, तो 20% हम लोग 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू फर्स्ट उसके लिए T कितना दिया है, T 10 मिनट दिया है। ठीक है, 10 मिनट दिया है। अब 20% कंप्लीट हुआ है, तो इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसमें K नहीं दिया है आपको। ठीक है, तो T का फॉर्मूला क्या होगा, T का फॉर्मूला होगा 2.303 अपॉन K log 10⁻A/A-x। अब A/A-x क्या है, ये है कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये पहले भी बताए हैं कंसंट्रेशन। A क्या है, A वो है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब का कंसंट्रेशन है। अब A-x
तब का है जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया था और कुछ टाइम आगे बढ़ गया था। ठीक, तो चलो यहाँ से हम लोग पहले कंडीशन पहले सॉल्व करते हैं जितना दिया हुआ है। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए आप लोग क्या होगा, न्यूमेरिकल आ नहीं रहा तो सबसे पहले पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, जो जो दिया है वो लिखना स्टार्ट कर दो आप लोग। देखो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ये दिमाग में चलेगा। 20% कंप्लीट हुआ है 10 मिनट में, फुल स्टॉप। ओके, 20 मिनट कंप्लीट हुआ है 10 मिनट में। ठीक है, तो 20 मिनट कंप्लीट हुआ है 10 मिनट में, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाओ और टी भी दे रखा है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन भी दे रखा है। तो यहाँ पे अब आगे वाला फाइंड करेंगे 75% हम लोग कंप्लीट कितने टाइम में होता है, तो उसका टी फाइंड करना है। तो उसका टी फाइंड करने के लिए आप लोग को के पता होना चाहिए। तो के पता नहीं है तो के कहाँ से निकालोगे, के यहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, टी 10 मिनट। अब यहाँ पे देख लो 10, यहाँ से आप लोग क्या निकालो, डायरेक्ट के यहाँ पे कर दो, के इज इक्वल टू ये 10 यहाँ पे आएगा 2.303 अपॉन क्या है यहाँ पे 10। ठीक है, 10 आ गया, लॉग 10। अब ए कितना होगा, ए हमने बताया कि ए हमेशा कितना होता है परसेंटेज के केस में, ए हमेशा स्टार्टिंग वाला कितना होगा 100% ही होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन क्या हुआ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्टार्ट नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा 100 ही रहेगा। ठीक, अब रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद 20% कंप्लीट हो गया है, तो 20% कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, 20% कंप्लीट होगा तो वो नीचे लिखेंगे। तो a माइनस एक्स, ए कितना था 100 था, अब कितना कंप्लीट हुआ माइनस कितना कंप्लीट हुआ 20% कंप्लीट हुआ, मतलब 20 को नीचे माइनस कर देंगे। एक चीज़ समझो, बस 100% का 20, 10% का 20, ऐसा कुछ निकालने से बढ़िया आप लोग क्या करो, जितना परसेंटेज दिया ना सीधे 100 से माइनस कर दो नीचे। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना होगा 2.303 अपॉन 10, और ये क्या है log 10, और ये 100 अपॉन ये कितना होगा 80। ठीक है, 100 अपॉन 80। ठीक, यहाँ से आप लोग इसको कट कर सकते हो ना, 10 अपॉन 8 बचा है। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, k की वैल्यू आप लोग चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व अभी मत करो क्योंकि k का इधर जाओगे तो काटना है। ठीक, काट पीट करना है, तो k को पूरा सॉल्व मत करो, बस आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चाहो तो जो बच्चा यहाँ पे पूरा k का वैल्यू निकालना चाहता है वो निकाल सकता है, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, 10 अपॉन 8 हो गया। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे आ गई, हम लोग को k की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। ओके, अब देखो यहाँ पे फाइंड द टाइम, यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक का सॉल्व कर चुके। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीट, तो 75% कंप्लीट के लिए हम लोग को क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी यहाँ के कुछ नहीं पता है हम लोग को, तो टी का नहीं पता तो टी का फॉर्मूला रखो। ठीक है, तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ए अपॉन a माइनस एक्स क्या है भाई, कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कुछ देर कंप्लीट होने के बाद का कंसंट्रेशन है नीचे वाला। ठीक है, तो टी हम लोग को पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो क्या करोगे, टी पता करने के लिए के यहाँ पे है ना, के है तो यहाँ पे के ये वैल्यू आई है तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो टी हम लोग फाइंड करना है, तो 2.303 अपॉन के। देखो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू थोड़ा बड़ा है लेकिन लिख दीजिएगा, जो बच्चा चाहे यहाँ सॉल्व करना चाहे इसको सॉल्व करके आप लोग ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 5/4 होगा, तो इसको सॉल्व मत करो तो ही ठीक रहेगा। ठीक, 2.303 अपॉन 10। देखो ये के की वैल्यू यहाँ जितनी है ना वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे log 10 और 10 अपॉन 8। ठीक है, log 10। एक चीज़ और ध्यान देना, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसके नीचे आप एक और सॉल्व कर सकते हो, ये कहीं पुट नहीं किया था, ये 2.303 अपॉन 10 और log 10 अपॉन 8 है ना, तो क्या करोगे log 10 माइनस log 8। इसको ऐसे लिखते हैं, जो मैथ का बच्चा है
उसे बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो बस इतना जानो कि अगर लॉग में कुछ आप लोग अपॉन में है ना, तो उसको एक बार लॉग ऊपर वाले से लॉग नीचे वाले को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन 1 बचा है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, इक्वेशन नहीं है। तो ये वाला इक्वेशन मेन था, तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग को यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या गलती किए हैं, तो यहाँ पे गलती तो कुछ नहीं किए हैं। ये क्या है 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 माइनस लॉग कितना है ये 8 है, ठीक। तो यहाँ पे पूरी के की वैल्यू आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कहाँ से आई है। फिर यहाँ पे पूरा बस ये 2.303 ये के का वैल्यू इतना बड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग 10 इसका है ए कितना होगा, यहाँ पे ए होगा कितना, ए हमेशा 100 होता है अपन नीचे 100 माइनस यहाँ पे कितना दिया है, कितना कंप्लीट हुआ 75%, 75%। देख लें एक बार आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलो 75%। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे गौर से बहुत ज़्यादा गौर से देखो, क्या देखोगे, ये है जो ये 2.303 ये 2.303 से कट गया, ठीक है। अब कटने के बाद 1 आया तो इसको छोड़ दो अभी। तो यहाँ पे क्या बचा, लॉग यहाँ पे 1 है मान लो, और 1 के बाद यहाँ पे इंटू लॉग, देखो ये कटने के बाद क्या बचा है लॉग 10 और यहाँ पे 100/25, ठीक है 100/25। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा 1/10 log 10 माइनस log 8, ठीक है। अब log 10 माइनस log 8 बचा, ये हो गया कंप्लीट, ठीक। अब यहाँ पे 25 और 100 को काट सकते हो कितने बार में, 4 बार में, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब ये 1/10 है ना, ये 1 का होल 1/10, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा और 10 log ये कितना है log 4 हो जाएगा, ठीक है log 4, क्योंकि ये 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 4 आएगा, log 4 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, ये 10 तो ऊपर चला गया, log 10 माइनस log 8, ठीक है। तो इतना देखो, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ कहाँ से कौन सी वैल्यू आई है। यहाँ पे पूरी कटने के बाद 1/10 बचा, 1/10 बचा, फिर 1/10 का जब ये सारा नीचे होगा तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि ये 10 ऊपर चला जाता है। उसके बाद इसमें तो कुछ समझना था नहीं। अब log 4 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ 10 इंटू log 4 का वैल्यू होता है 2, ठीक है 0.602। तो log 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.602, ठीक है। अब नीचे क्या है log 10 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, और माइनस log 8 का वैल्यू होता है 0.903, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं है ना। तो इसको 10 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 6.02 अपॉन कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.097, यहाँ पे आना चाहिए 0.097, ठीक। तो इतना है टाइम, ठीक है, इतना आ गया आपका टी का वैल्यू। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए 62.05 इसका टाइम आएगा मिनट, 62.05 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में 20% 10 मिनट में कंप्लीट हुआ, तो 75% इतने मिनट में कंप्लीट होगा, मतलब 62.05 मिनट में कंप्लीट होगा ये रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कॉपी पेन लेके सारी चीज़ें एक बार लिख लो, जो नहीं समझ में आ रही बार बार करके देखो, समझ में आ जाएंगी। इसको रफ करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आपको लिखना है राइट शॉर्ट नोट ऑन द यूज़ ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग में ये नहीं पूछा जाएगा यूज़, लॉन्ग में पूछा जाएगा कि आपको इसके इक्वेशन का डिराइवेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग शॉर्ट देख रहे हैं, लॉन्ग देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बस ये बताना है कि इसका यूज़, इस इक्वेशन का यूज़ क्या होता है। इस इक्वेशन का यूज़ ये होता है कि वेपर प्रेशर को हम लोग, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, टेम्परेचर के साथ क्या क्या चेंजेस आती हैं वेपर प्रेशर में, तो उसके बारे में यहाँ पे इसका यूज़ इसी में किया जाता है कि कैसे
पता किया था। ठीक है, देख लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या होता है इसका आंसर। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, तो उसको हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है कि क्या क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन का यूज़ क्या होता है, और उसका इक्वेशन भी यहाँ पे लिखा गया है। तो द क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब हाउ द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस चेंज। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर क्या, फेज चेंज। देखो ये यूज़ होता है, ये इक्वेशन कब यूज होता है, मतलब कोई भी फेज, मतलब स्टेज अगर चेंज कर रहे हैं, कोई भी मैटर का स्टेज, जैसे सॉलिड से लिक्विड को या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो उसको कैसे इसका इक्वेशन का यूज़ करते हैं कि कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है फेज चेंज सच एज लिक्विड टू वेपर या फिर सॉलिड टू वेपर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, सॉलिड से गैस बनने को प्रोसेस को, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बताओगे? चलो नहीं बताओगे, हमें पता नहीं बताओगे। उसको कहते हैं सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड ना बन के वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो उसमें भी हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब इसका कैसे यूज़ करते हैं, मतलब वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसा कैसा क्या क्या होता है, तो उसके लिए इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गांठ बांध लो। बहुत, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कम बात नहीं कि 7 से 8 साल का पेपर डिस्क्राइब कराया जाए आपको, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके बताया जाए। तो ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बाकी रह जाएंगे, लेकिन ये जितने बताए जा रहे हैं वो भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखो इसका इक्वेशन क्या है, P2/P1 इज इक्वल टू डेल एच वेपर प्रेशर आर डेल एच वेपराइजेशन अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखो इसका एक एक चीज़ बता दे रहे हैं कि कौन सा क्या है। देखो ये जो H है, ये P1 और P2 है ना, ये P1 और P2 वेपर प्रेशर हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है P1 और P2। यहाँ पे जो R दिख रहा है आपको, R क्या है, पहले H की बात करें। डेल H जो दिख रहा है वो H है हीट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब H है हीट एंथैल्पी। ठीक है, अब T1 T2 जो आपका दिख रहा है वो T1 T2 टेम्परेचर है केल्विन का। ठीक है, अब यहाँ पे R जो दिख रहा है वो क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 8 पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, 8.314। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे अगर हमको वो ज़रूरत होगा। न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल नहीं आता, टेंशन मत लीजिएगा। न्यूमेरिकल आपका केमिस्ट्री में आएगा 3rd सेमेस्टर में, तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आएगा। ठीक, और एक चीज़ और आता है आपका एग्ज़ाम में, क्या बता दें, न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोग को पता तो चल गया, लेकिन एक चीज़ और डिराइव करने के लिए आता है, वो डिरिवेशन आपको बता रहे हैं। क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला वो भी आता है, क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये दे रखा है, डिराइव द क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन, दिख रहा होगा आई होप आपको। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के, यहाँ जितने भी हम लोग वो डिस्कस किए वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। एक चीज़ और था कुछ इम्पोर्टेंट तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन कोई नहीं, मिल नहीं रहा, अभी बताएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक, तो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। चलिए, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मन नहीं कर रहा है अब करने का, क्योंकि लेंथी वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो रिपीटेड, बहुत हर साल रिपीट होके आते रहते हैं। ठीक, तो वो सारे वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, 6 क्वेश्चंस आराम से पढ़िए। कल वीडियो अपलोड होगी, उसमें भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप एक कष्ट करो कि ये वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई तो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दो। आपके कॉलेज ग्रुप जो भी बना हो, फ्रेंड्स ग्रुप जो भी बना हो, उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिए इस ग्रुप को। ठीक है, ताकि उससे मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो सके और आपका भी बहुत सारा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम में हर कुछ
जो भी इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट, मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री बस हम पढ़ाते हैं, तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम में। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। तो कर लीजिए, जो कुछ करना हो शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।